नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आप सीयूटी पीजी का तैयारी कर रहे हैं और अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है जैसे जेएनयू, बीएचयू, डीयू, हैदराबाद, ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज में आपका भी सपना है पढ़ने का। तो उसी कड़ी में एक आपका जैसे बहुत सारे लोगों का जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज होता है जेएनयू, हमारे देश की एक सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में उसकी तुलना अक्सर होती है। तो उसके स्टूडेंट अभी पूजा कुमारी जुड़ चुकी हैं, बिहार से हैं। इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं और आपको इस पूरे वीडियो के दौरान आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं जानते हैं, लेकिन जब किसी इंटरव्यू को देखते हैं, ब्रॉडकास्ट को देखते हैं, पॉडकास्ट को देखते हैं तो आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन आते हैं और साथ में आपको जवाब भी मिल जाता है। तो भली भांति आप सुनिए, हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम पूजा जी, कंटिन्यू ग्रुप के सीयूटी पीजी चैनल पे। आप अपने बारे में बताइए, जो भी हमारे साथी हैं और आपके जो जूनियर्स हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं उनको जूनियर, उनको कुछ बताइए, आप जानकारी अपने बारे में बताइए, फिर आगे भांति भांति के क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। हाँ सर, मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं बिहार के बक्सर जिला के ब्रह्मपुर क्षेत्र के समीप निमेज गांव की निवासी हूँ और फिलहाल अभी मैं आरा में रह करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, आप बताइए आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए। एजुकेशनल बैकग्राउंड में मेरा 10th की पढ़ाई थी वो मेरी गांव से ही हुई है और 12th भी मेरी गांव से ही हुई है, यही निमेज से ही। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने आरा के भोजपुर जिला के आरा में हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय से मैंने स्नातक की कक्षा पूरी की। ओके, तो ये जो आपने जो यूनिवर्सिटीज का नाम बताया वो कितना ख्याति है उसका, बहुत फेमस है यूनिवर्सिटीज? नहीं, उतना फेमस नहीं है। तो वहां से स्टूडेंट जो हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं? नहीं। आपके कोई सीनियर गए हैं? नहीं, कोई नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में? हमको जब हम 10th कक्षा में पढ़ रही थी तो हमारे यहाँ स्कूल जो हाई स्कूल +2 उच्च विद्यालय निमेज है, वहाँ पे एक शिक्षक आए थे जो कि संस्कृत के हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से किया और उनसे पढ़ने के बाद हमको पता चला कि हाँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं। और उसके बाद हमारा एक सपना था कि हमको बीएचयू में जाना है। हम शुरुआत में तो केवल हम बीएचयू को जानते थे और डीयू को, तो हमको लगा कि हमको बस बीएचयू में जाना है, हमारा सपना था बीएचयू जाने का। उसके बाद फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ते गए, तब पता चला कि जेएनयू भी एक उससे भी अच्छी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें, और उसके बाद हमारा जेएनयू में सिलेक्शन। तो ये आपको कैसे पता चला कि जेएनयू अच्छी यूनिवर्सिटीज है? क्योंकि अभी IR रैंकिंग में भी उसका नंबर 1 पे है जेएनयू। और उसके बाद मैंने अपने से सीनियर जो हमारे बनारस के ही बीएचयू के जो स्टूडेंट हैं, अभी हमको जानती हैं वो लोग, दीदी लोग सीनियर हैं, वो भी बताई कि जेएनयू इससे भी ज़्यादा बेस्ट है, तो तुमको वहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए। तो आपने अभी जो बताया बीएचयू में सीनियर जो लोग हैं उनसे आपका कैसे कांटेक्ट हुआ था? आप तो गाँव से हैं बता रहे थे अभी। हाँ, तो हमारा कांटेक्ट जब हम आरा पढ़ने लगे स्नातक में, तो वहाँ से हम लोग संस्कृत संवादशाला काशी में चलता है, जो कि वहाँ पे 15 दिन में संस्कृत बोलना सिखाया जाता है। वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे बीएचयू के कई छात्रों से मैंने मुलाकात किया और वहीं पे हमारी जो सीनियर भी मिली वहीं पे मिली। हाँ, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि अगर आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके दौरान अगर कोई ट्रिप होता है, कहीं अगर कुछ वर्कशॉप वगैरह हो रहे हैं तो उसमें उसको अटेंड करना चाहिए। अगर आप अटेंड नहीं करते तो शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि ना। हाँ, तो इसीलिए सब वर्कशॉप वगैरह या जो भी होते हैं उसको कराए जाते हैं, तो एकदम करना चाहिए। और आपके पीछे ये दिल्ली का इंडिया गेट जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है? नहीं, इंडिया गेट नहीं है, ये बस मैं पढ़ने के लिए पढ़ती हूँ, सो जाती हूँ यहीं पे, तो बस। मैंने आपने ऐसा ही आपका जेएनयू में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने काफी मेहनत किया है ना। देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी का जेएनयू में सिलेक्शन हुआ तो उसका ऐसा ही नहीं होता है, तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ता है। और जैसे आप बता रहे हैं, है ना, बुक आपका दिख भी रहा है और बता रहे हैं कि मैं यहीं पे सो भी जाती, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से अक्सर लोग नहीं करते आजकल, है कि नहीं। मैं खुद नहीं कर पाता उतना। आपका सिलेक्शन जेएनयू में हो गया है,
तो आप ये बताइए कि आपका कैटेगरीज क्या है और उस कैटेगरी में आपका रैंक क्या है? हमारी कैटेगरी ओबीसी है और ओबीसी में मेरा 7 रैंक है। अच्छा, जेएनयू में टोटल आपके संस्कृत में, एमए संस्कृत में कितना सीट होता है? 27। तो ये सारे कैटेगरीज को मिला के 27 है कि आप केवल ओबीसी के 27? ओबीसी की। अब हम लोग डेप्रीवेशन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे देश में जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटीज है जो डेप्रीवेशन पॉइंट देता है। जो एरिया, जो जिला है वो पिछड़े क्षेत्रों में आता है, जैसे कई आधार, उन्होंने 3 आधार दिया है एजुकेशन के रूप में, पिछड़ा हो, है ना, 3 आधार उन्होंने दिया है। तो ये बक्सर है, निश्चित ही वो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में आता है। 1 में या 2 में, किस में आता है? 2 में आता है सर। 2 में आता है। तो आपको डेप्रीवेशन पॉइंट भी अच्छा मिला होगा। कितना पॉइंट्स मिला है आपको डिस्ट्रिक्ट का? आपको टोटल डेप्रीवेशन पॉइंट कितना मिला है? 12 मिला है। तो 12 पॉइंट मिला, इसका मतलब कि 36 अंक मिल गया आपको, है ना? जी सर। तो ये मिला के कितना हो गया था आपका टोटल सीयूटी स्कोर कितना था? 258। तो टोटल 258 हो गया था। आपका सीयूटी स्कोर कितना था? 216 है? हाँ जी सर। हाँ, 216 अब प्लस ये 36, तो 258 हो गया, है ना? तो चलो बढ़िया है आपका। तो अंक 300 में से 258 तक पहुंचाना एक अपने आप में बड़ी बात है ना? ये समझिए कि जेएनयू का ये एक उपकार है। उपकार तो है, मतलब जो पिछड़े हैं, जैसे आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, निश्चित ही वहां कोई जेएनयू का नाम नहीं जानता है, तो वहां से अगर किसी कैंडिडेट को लाना है तो उसके लिए तो देना ही पड़ेगा, कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि आप कितना सहमत है डेप्रीवेशन पॉइंट से, तो मैं उसमें यही बोला था कि ये सच है, ये इसकी जरूरत है, जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है सही इंप्लीमेंटेशन हो, ये बहुत जरूरी है? तो उस पर कई लोगों ने कमेंट्स भी किया था, ऐसा नहीं तब तब आरक्षण के भी समर्थक होंगे। तो निश्चित ही मैं खोल के बोल रहा हूँ, आरक्षण के मैं समर्थक हूँ, है ना? पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और फिर भी आरक्षण का समर्थन ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? हर किसी को हम बराबर के नजर से नहीं देख सकते ना, हमें चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? जब आपका एडमिशन हो गया, आपने पेमेंट जब कर दिया, उसके बाद आपको हॉस्टल के लिए आप क्या किए? हॉस्टल के लिए सर वहाँ पे जाने के बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम गए थे तो वहाँ पे हॉस्टल का फॉर्म भराया गया। जब आईडी कार्ड मिल गया, आईडी कार्ड मिलने के बाद वहाँ पे हॉस्टल का फॉर्म भराता है और उसके बाद लाइब्रेरी का, दोनों का साथ में, लाइब्रेरी और हॉस्टल का। तो हॉस्टल उसी समय अलॉट करते हैं कि बोलते हैं कि जाना आप आना फिर? नहीं, उस टाइम अलॉट नहीं हुआ है हॉस्टल। जैसे क्लास शुरू होने के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आते हैं। हाँ, 2 हफ्ते पहले। ये मैं जान रहा हूँ, मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि जो वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा। तो अगर आपने जो ये पढ़ाई किया है और आपने एक टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, तो इसकी तैयारी आपने कैसे किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे साथियों को चाहिए जानना है। जी सर, मैं तैयारी के बारे में तो ये बताना चाहती हूँ कि पहले मेरा सीयूईटी को लेकर के कोई ख्याल मन में थी नहीं, पता भी नहीं था कि सीयूईटी कोई एग्जाम होता है। हमको था कि बस आरा जाना है, पढ़ना है, वहाँ से बीएड। मेरा पहले था कि हमको बीएड करना है, हमको बीएड ही पता था कि बीएड से एक नौकरी मिलती है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो प्रोफेसर हैं, वहाँ पे भी अच्छे प्रोफेसर से मुलाकात हुई और उन्होंने हमको आगे का मार्ग दिखाया है। और उन्होंने बोला कि हाँ, सीयूईटी एक एग्ज़ाम होती है जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब शामिल होते हैं, वहाँ पे जाना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। तब मैंने उसकी तैयारी में, उसका सिलेबस ये है कि हमको ग्रेजुएशन का जो तैयारी कर लिया, अगर ग्रेजुएशन के सिलेबस को जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया, उनको सीयूईटी पढ़ने के लिए अलग से कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीयूईटी का जो सिलेबस है लगभग ग्रेजुएशन के अपने सब्जेक्ट के सिलेबस से मिलता जुलता ही है। और हमने 3 साल, केवल सबसे ज़्यादा 3 साल मैंने ग्रेजुएशन की जो सिलेबस थी उन्हीं पे फोकस किया हूँ कि हूँ, इसी की वजह से शायद आज हमारा सीयूईटी भी निकल चुका है। क्योंकि सीयूईटी का मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की। सीयूईटी का जब मैंने सिलेबस देखा तो हमको लग रहा था उसमें से 50 से 60% तो सिलेबस मैंने पहले से पढ़ चुकी थी मैं। उसके बाद फिर मैं उसकी तैयारी थोड़ी अलग तरीके से और भी की, कुछ बुक्स मिले, कुछ अलग से गुरुजी लोगों का गाइड भी मिला। इसके बावजूद मैंने सेल्फ स्टडीज भी मैंने बहुत की है। क्योंकि मैं अपनी दिनचर्या के बारे में भी थोड़ा जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी आदत रही नहीं कि मैं दिन भर पढूं,
पढ़ती नहीं हूँ दिन भर, क्योंकि दिन में हमको पढ़ने की आदत ही नहीं है। रात को हम अच्छे से पढ़ते हैं, रात को पूरी रात पढ़ेंगे भले, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम के पहले तो था भी कि हम 3 बजे रात तक पढ़ते थे, उसके बाद सोते थे। भले सुबह हम 7-8 बजे सो के उठते थे। चलो अच्छी बात है, आप 8 बजे उठ जाते हैं, कई लोग तो 12 बजे उठते हैं। हाँ होता है। कॉलेज भी जाना होता है। हाँ इसलिए आप उठ जाते थे, घर वाले भी उठा देते होंगे, है ना। चले, तो आपने कुछ अपने बुक्स का नाम बता रहे थे, तो आप कुछ बुक्स के नाम बताइए कि आपने क्या क्या बुक्स फॉलो किया था। बुक्स तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक है, स्नातक जो 3 वर्ष की जो कक्षा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो सेमेस्टर, हमारे यहाँ तो ईयर चलता है, लेकिन जो बाकी बीएचयू वगैरह जो है वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ऐसे होता है। तो जो उनकी जो टेक्स्ट बुक है उनको पढ़ना चाहिए, मूल बुक जो है उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने अलग से गाइड कोई नहीं पढ़ा। एक बुक है जो उसकी संस्कृत के लिए, संस्कृत की, चूंकि मैं विद्यार्थी हूँ तो संस्कृत के बारे में जानती हूँ, तो संस्कृत के लिए एक संस्कृत गंगा जो प्रयागराज में एक चलता है, वहाँ से एक प्रवेशार्थी, सीयूईटी प्रवेशार्थी एक बुक आता है, उसी से मैंने बहुत हेल्प लिया। ओके, तो वो काफी हेल्पफुल भी रही। ओके बढ़िया। उस बुक में ऐसे आपने पीवाईक्यू वगैरह भी दिया हुआ है पिछले साल का? हाँ हाँ, ठीक है, तो आपने क्यों दिया हुआ है उसमें। तो पीवाईक्यू आपने लगाया था? जी जी। और उसके बाद आपने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किया था कि केवल कंटेंट पढ़ा था? कंटेंट पढ़ा था? नहीं, केवल कंटेंट पढ़ा था केवल, है ना? हाँ, पीवाईक्यू लगाने के लिए ही मैंने वो बुक खरीदी भी थी। ओके, ये वही करना ही था। उसमें कंटेंट भी दिया हुआ है पढ़ने के लिए? हाँ हाँ। ओके, तो अच्छा आप ये बताइए, जब आपने ये सब कुछ पढ़ा, पीवाईक्यू पढ़ा, आप बता रहे ग्रेजुएशन के बारे में बहुत कुछ पढ़े, तो ये सब के कड़ी में आपने क्या हैंड रिटन नोट्स भी बनाया था? जी सर, नोट्स मैं बनाई हूँ। तो सीयूईटी में वो आपको हेल्प कर रहा था जो आपने पहले नोट्स बनाया था? जी सर, वही तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, नोट्स ही। और अलग से मुझे तो बहुत जल्दी कुछ याद भी नहीं होती है। मेरा एक रूटीन था कि जो पहले पढ़ चुकी हूँ, याद हो चुका है, दूसरे दिन जब पढ़ने बैठती थी पहले वाले को देख करके उसके बाद ही बैठती थी, उसके पहले नहीं। हाँ, ये अच्छा तरीका है पढ़ने का, है कि ना? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपने स्टडी मटेरियल के बारे में बताया है, आपने ये भी बताया कि नोट्स जो होता है वो हमें बनाना चाहिए। कई लोग इसको ना टाइम पास मानते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, है ना? हाँ। इस पे कुछ बताइए, आपको क्या लगता है? सीयूईटी का नहीं, ये हैंड रिटेन नोट्स अगर कोई बनाता है तो लोग इसको टाइम वेस्ट मानते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग नोट्स बनाते हैं वही हमारे लिए भी, और हो सकता है हमारे आगे जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, हमारे जूनियर जो भी हैं वो आए, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि आज अगर हम नोट्स बनाए हैं, ये तो है कि हम लोग मनुष्य ही हैं जीवन भर के लिए, तो एक होता है कि हम लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर हमने नोट्स बनाया है, कभी हो गया कि हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल गई, तो मैंने नोट्स में देखा और उसी टाइम हमको याद हो गई वो चीज़ें, और इससे काफ़ी हेल्प मिलता है। क्योंकि हमने 9th क्लास से ही नोट्स बनाना सीखा, क्योंकि उस समय 9th के बाद जब हम 10th में गए तो हमने 9th की जूनियर, उसके बाद जब 11th में आए तो 10th की जूनियर, काफ़ी मेरे नोट्स से, चूँकि हमारे जो जूनियर रहे हैं उनको मैं पढ़ाती चली हूँ। 10th में गई तो 9th के भी स्टूडेंट को पढ़ाती, नोट्स से ही पढ़ाती थी, बुक से। उसके बाद मैं अपना नोट्स उन लोगों को दे देती थी और उन्हीं से पढ़ाती थी। नोट्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, नोट्स बनाना चाहिए, और हर एक सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है उसका हर एक टॉपिक बनाना चाहिए, नोट्स टॉपिक वाइज। ओके, आप कितना देर स्टडी करते हैं डेली? जी सर, मैं तो सीयूईटी एग्जाम के टाइम अभी तो 1 घंटा से कम। सीयूईटी से पहले कितना पढ़ते थे? जी सर, मेरा 5 घंटा 6 घंटा तो रहता था सेल्फ स्टडीज, कॉलेज के अलावा। ठीक है, और सीयूईटी का जब एग्जाम स्टार्ट हो गया और लगा कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, हो सकता है कुछ लोग वीडियो ये देख रहे हो जिनका 10 दिन समय बचा हो, तो उस समय आप कितना देर पढ़ते थे? सच सच बताइएगा।
उस टाइम तो हमको लग रहा है 10-12 घंटा, क्योंकि हमको एक डर बन चुका था, क्योंकि हमको लगता था कि पिताजी भी ने भी कह दिया था कि अगर निकल जाता है तो एडमिशन होगा, नहीं तो आरा में तो नहीं होगा। तो हमको एक डर हो गया था कि हमको जाना है। नहीं तो ये अच्छी बात है। और एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताइए कि आपके जो सब्जेक्ट है जो संस्कृत, इससे अगर कोई स्टूडेंट लेता है, देखो ये बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है कि जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, फ्यूचर में इसका क्या यूज है, इससे हम आगे अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। जी सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में हम सुनते हैं तो हमको तकलीफ भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केवल इसको पढ़ के आप पंडित जी बन सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन इसमें हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे प्रोफेसर, टीचर, यही नहीं, एक अगर हम चाहें तो यूपीएससी तैयारी, बीपीएससी कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो डॉक्टर भी, हम जब नागपुर के एक वर्कशॉप में गए थे, जैसे कि आपने बताया वर्कशॉप करना चाहिए, सही बात, हम नागपुर गए थे जनवरी में ही, और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, जज जितने भी आए थे सब संस्कृत के ही थे। वहाँ पे ऐसे ही प्रोफेसर, ऐसे ही लोगों को बुलाया गया था जो कि संस्कृत से ही कुछ अन्य कार्य करते हो, और वहाँ पे ये बताया गया कि आप संस्कृत पढ़ के केवल ऐसा मत समझिए कि हम आगे चल के टीचर बनेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पंडित जी हो क्या, पंडित जी बनोगे, लेकिन उससे केवल पंडित जी नहीं बन सकते हैं, वो उसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं, आप जिसमें करना चाहें कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग आए थे, मिलना भी हुआ, बातचीत भी हुई, कैसे उसकी तैयारी होती है आगे, हम संस्कृत से भी बहुत सारे क्षेत्र में जा सकते हैं। तो एक दो क्षेत्र अगर आपको याद हो तो वो बता दीजिए। जी सर, जैसे कि अभी संस्कृत से इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, और अभी तो फिलहाल की न्यूज हमने सुना कि संस्कृत से ही हाई कोर्ट के कोई जज भी बन सकता है, जज का भी आया हुआ है कि संस्कृत से ही कोई जज भी बन सकता है। तो इसकी ये सारे स्कोप हमारे लिए अच्छे हैं, और वैज्ञानिक वगैरह भी अभी संस्कृत से शोध कर रहे हैं बहुत सारे। ये बात आपने शोध की अच्छा का बताया कि अभी बहुत सारे विदेशों में भी हमारे जो देश की जो संस्कृत भाषा रही है उसके बारे में, और उसमें लिखी गई जो टेक्स्ट जो है उसके बारे में स्टडी किया जा रहा है, और उसमें क्या गूढ़ बातें छुपी हुई है उसको उजागर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये बहुत अजीब बात हो जाएगी कि अगर हम भारत के हैं और हमें वो संस्कृत की लैंग्वेज अगर नहीं याद रहेगी तो हम जो हमें मिलेगा स्क्रिप्ट उसको हम पढ़ कैसे पाएंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। समय के साथ में उसमें परिवर्तन भी होता है, तो अगर उसमें कुछ अगर डीप नॉलेज रहेगा तो ही हम रिसर्च भी बेटर कर सकते हैं, है कि नहीं। एक आपको आप आगे जाकर जेएनयू जब आप जा रहे हैं तो उसके बाद आप वहां नेट जेआरएफ का भी प्रिपरेशन करेंगे संस्कृत से, तो आप एग्जाम उसका देंगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। तो आगे तो जीवन में बहुत सारा कुछ किया जा सकता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, है कि नहीं। ठीक है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए हमें कि देखो आप जिस पृष्ठभूमि से आपने बताया, अपने गांव बताया, मैं जानता हूं, मैं खुद अपने एरिया में जब बोलता हूं कि मैं बीएचयू में पढ़ता हूं तो लोग पूछते ही क्या होता है तो लोग ये नहीं जानते हैं, है कि नहीं। आप जिस एरिया में है शायद जेएनयू के बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए, और इसी कड़ी में आप जोर दीजिए कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे भी मेरे मोहल्ले में जब लोगों को पता चला कि जेएनयू में हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला क्या है ये, तो कॉलेज ही है ना, कॉलेज नहीं तो स्कूल, बहुत सारे लोग तो स्कूल बोल दिए, तो हम अचंभित हो गए, स्कूल। तो वही हम ये बताना चाहते हैं कि जो गांव की स्थिति है अभी, हम जैसे लोग ही गांव की स्थिति को भी सुधार सकते हैं, जो कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को भी लोग यहाँ पे नहीं जान रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह की शिक्षा है। और मानिए तो गांव की शिक्षा में अभी गांव के जो लोग हैं शिक्षा को उतना महत्वपूर्ण देते भी नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है कि वो लोग समझते हैं कि बस बच्चा 10th अगर कर गया तो बहुत है, 12th अगर नंबर आ गया तो 12th ही पढ़ाई है, 10th 12th ही पढ़ाई है, अगर फर्स्ट आ गया तो सुनते भी हैं अक्सर। इसके बाद लोगों को लगता है कि फ्रीडम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा मानना है कि 10th और 12th के बाद ही असली एजुकेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से एक अपना बैकग्राउंड बन जाता है, जो कि लोगों को समझना चाहिए ये। और जेएनयू के बारे में तो जानना ही चाहिए, लेकिन हमारा क्या दुर्भाग्य है कि हम लोग, लेकिन हमारा सपना है कि हम जैसे लोग हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक मोहल्ले में हम, लेकिन इस मोहल्ले से ही हम चाहते हैं, इस गांव से ही 10 लोग जाएं जेएनयू।
हाँ, ये अच्छा सोच है। और आपने जो बात बताया कि 10वीं माने बाद 10वीं 12वीं के बाद ही एक रियल पढ़ाई स्टार्ट होती है, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब मैं पूरा ग्रेजुएशन कर लिया था कंप्लीट, हम हमारे पास ग्रेजुएशन का डिग्री हाथ में आ गया था। उसके बाद हम सीयूटी का जिस समय प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस समय हमारे जो सर थे, उनसे जब हम ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया हमको कि अभी आप लोग पढ़े ही क्या है, अभी तो आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, रियल पढ़ाई तो अब स्टार्ट होगी। तो मैं सोचू, अरे तेरी ये ऐसे कैसे हो गया, हम तो सोच रहे थे कि अब हम सब कुछ पढ़ लिए है कि नहीं। मुझे लग रहा था कि हम तो सब कुछ पढ़ लिए, और मैं रियली आपको बताऊं, यहाँ जब मैं आया, जब यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में जब देखा कि ये थियरी वो थियरी, तो हमें लगा बाप रे, तो बहुत बाकी है अभी, है कि नहीं। तो ये चीजें होती है अक्सर, है कि नहीं। आप जिस तरह से बता रहे हैं अपने गांव के बारे में, जो लोग बोलते हैं स्कूल ही होगा, कॉलेज ही होगा, तो मुझे लगता है कि मतलब निश्चित ही वहां कोई ऐसा नहीं होगा जो शायद किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जेएनयू में पढ़ता हो। नहीं सर, जी सर, जो आपने सही कहा है। यहाँ इस गांव से शायद मैं पहली स्टूडेंट हूँ, शायद नहीं, मैं पहली स्टूडेंट हूँ जो अभी जेएनयू में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं वहाँ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। लेकिन मेरा सपना है कि इस गांव से प्रत्येक लोग जाएं, आगे लड़के ही नहीं लड़कियां भी जाएं। वो अब प्रत्येक लोग तो नहीं जा पाएंगे लेकिन कुछ स्टूडेंट जाए जरूर। नहीं, जो पेरेंट्स हैं, हम ये चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए उन लोगों को मौका दे। वो वैसा उन लोगों के साथ भी, ऐसा नहीं कि लड़की है तो इसका ग्रेजुएशन हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं। गांव है तो अक्सर 10th के बाद ही हो जाता है शादी। लेकिन हम अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करना चाहते हैं कि हमको इतना मौका मिला है, और इसका इन लोगों का इसका फ़ायदा ज़रूर होगा हमारे पेरेंट्स को, जो भरोसा उन लोगों ने हम पे दिखाई है। हाँ, निश्चित ही है। जब आप वहां चले जाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे, तो आपके गांव वाले लोग भी जानेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट होंगे, ये तो कंफर्म बात है कि नहीं। तो ये चीज है। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए कि आप जेएनयू जाएंगे तो आगे आपको क्या करना है, अपने कुछ जो गुर बातें हैं, है ना, जो आज तक आपने कभी बताया नहीं, वो बता दीजिए। जी सर, जेएनयू जाने के बाद हमारा सपना है कि मतलब हम ऐसा कोशिश करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जेआरएफ कंप्लीट हो जाए, ऐसी तैयारी करेंगे। और दूसरी बात है, हमारा एक और सपना है जो कि वहाँ पे जाकर के पूरा होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन उतनी लगन से मेहनत तो करेंगे। जो कि पीसीएस का मेरा सपना है एक, कि पीसीएस की तैयारी करनी है हमको अच्छे से, और पहले से ही सोच थी ये, लेकिन वैसा टाइम वैसा माहौल नहीं मिल पाया। और हमें ये उम्मीद है कि जेएनयू में हमको वैसा माहौल मिलेगा। हाँ, बढ़िया है। अच्छा, जब आप जेएनयू गए थे वहां पे, तो आप वहां पे क्या फील किए, थोड़ा अपने फीलिंग के बारे में बताइए। जी सर, जैसे कि मैंने जेएनयू के बारे में जैसे सुनी थी, मैं वाकई में वहाँ पे जाने के बाद जेएनयू वैसा ही लगा जैसे वहाँ के बारे में मैं सुनी थी कि वहाँ पे सीनियर जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं। तो वहाँ पे गई तो वैसा देखने को मिला। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर मिले जो बहुत, उनके हेल्प के बिना शायद जो डॉक्यूमेंट का अरेंज करना था, सीनियर ही हम लोगों का डॉक्यूमेंट अरेंज कर रहे थे। और वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि अंदर जाने के बाद जो ऑफिसर थे जो सिलेक्शन कर रहे थे, वो तो आपका डॉक्यूमेंट अरेंज करके लेंगे नहीं, अरेंज किया हुआ ही लेंगे। तो सीनियर काफ़ी हेल्पफुल। अपने वहाँ से फिर डिपार्टमेंट जाना था, तो डिपार्टमेंट भी सीनियर ही लेके गए, क्योंकि पहली बार थी तो सीनियर लेके जा रहे थे। हाँ, ये जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये हर यूनिवर्सिटीज में होता है ना। ये जिस यूनिवर्सिटीज में भी आप जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खास तौर पे, तो सभी यूनिवर्सिटीज में सीनियर हेल्प करते हैं। हम लोग भी यहाँ बीएचयू में हैं तो हेल्प करते हैं, है ना। हर कोई करता है, हर यूनिवर्सिटीज में ये होता है, तो ये तो फायदा की बात है ही, है कि नहीं। अच्छा, जब जेएनयू में आप घूमे, अपने डिपार्टमेंट में गए, तो वहां आपने क्या क्या देखा, कुछ जिक्र कर दीजिए। जी सर, वहाँ पे सर जेएनयू एक तो सबसे अच्छा लगा कि वो प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ है। और जब संस्कृत डिपार्टमेंट के तरफ गए तो वहाँ पे काफ़ी मोर थे, जो हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट के छत के ऊपर भी बहुत सारे मोर बोल रहे थे। पूरा एक दीदी थी जो वहाँ पे मिली, जो हमको पूरा जेएनयू के संस्कृत डिपार्टमेंट को घुमाई हो अच्छे से। इसमें आपका क्लास होगा, इसमें आपके सीनियर का क्लास होगा, तो वहाँ का वातावरण हमको बहुत अच्छा लगा। दोस्त, यदि आप इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना चाहते हैं, तो आप हमसे मिनिमम फीस पे
आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप इसको सॉल्व कर लेना और साथ में आप स्टडी मटेरियल को पढ़ के अपने स्टडी को आप और बेहतर बना सकते हैं। देखिए अगर NTA की बात करें CUET PG में, तो इनका जो सिस्टम है और इसका नेचर जो है वो फैक्ट्स बेस हो गया, मतलब फैक्ट्स बहुत पूछते हैं, मतलब कि फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फैक्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो कलेक्शन चाहिए, तो हैंड रिटन नोट्स में आपको फैक्ट्स मिल जाएगा और साथ में आपको जो टॉपिक वाइज है उसका आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ में ही आपको मैं बता दूं स्टडी मटेरियल में और चीजें आपको क्या मिल जाएगी। तो देखिए PYQ आपको ये हो जाएगा, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स जो फैक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद इसमें आपको क्या मिल जाएगा, जैसे इस सब्जेक्ट में जो बेहतर माना जाता है बुक्स को, तो उस बुक्स में, अब पूरे बुक्स नहीं पढ़ना है आप, मान लो बुक में तो बहुत सारे चैप्टर हैं और आप उस बुक को खरीदने में अभी असमर्थ हैं, बुक्स में से अगर 3 चैप्टर या 5 चैप्टर जो आपके काम का है उसका मैं PDF बना करके आपको दे दूंगा, तो ये बुक का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, व्हाट्सएप पे मैं आपको कर दूंगा, आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट रहता है तो हाथ में रख के पढ़ना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, वो स्क्रीन पे पढ़ने में थोड़ा सा उससे बचें, है ना, आंख भी सुरक्षित रहता है उससे। तो आप अपने स्टडी को इनहेंस कर सकते हैं और आपका जो प्रिपरेशन है उसमें ये स्टडी मटेरियल आपको सहयोग करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो एक मिनिमम फीस के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, दिए गए ये जो नंबर है इस पे आप कॉल करेंगे तो हमसे बात हो जाएगी और क्या व्यवस्थाएं हैं आपके लिए वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, फीस वगैरह भी बता दूंगा, है ना। आपकी पृष्ठभूमि जैसी होगी उसी के आधार पर पैसा चार्ज किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ और इसी प्रकार के इंटरव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।